नमस्ते सभी विद्यार्थियों को आज की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हमने इससे पहले प्रक्षेप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके लक्षणों के बारे में पढ़ा था। अब प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आज हमारी ये अगली क्लास होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस। मानचित्रों के गहन अध्ययन से मतलब उनको बहुत गहराई से जानने से हमें ये पता पड़ता है कि सभी मानचित्र जो होते हैं उसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल जो होता है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, प्रक्षेप एक समान नहीं है। इसका प्रमुख कारण मानचित्र का उद्देश्य, प्रदर्शित क्षेत्र का आधार क्या है, उसकी स्थिति क्या है। देखिए, कोई क्षेत्र किसी अक्षांश पे होगा, कोई क्षेत्र किसी देशांतर पे होगा, तो उनकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो उसके आधार पे हम इन प्रक्षेपों का वर्गीकरण करेंगे। मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी ये भी मेंशन किया था कि प्रक्षेप हम प्रकाश के आधार पे पढ़ रहे हैं। प्रक्षेप बनाने की दो प्रकार की विधियाँ बताई थी, एक प्रकाश के आधार पे और एक गणितीय आधार पे। बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो है वो हमारी प्रक्षेप बनाने की जो विधि है वो प्रकाश के आधार पे है, और वो ग्लोब पे प्रकाश कहाँ से पड़ रहा है उस आधार पर हम इन प्रक्षेपों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश की दृष्टि से अगर प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जाए तो इसमें दो प्रकार के बनते हैं। एक तो संदर्श पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप का निर्माण शीशे के ग्लोब के भीतर प्रकाश की सहायता से विस्तारशील धरातल पे किया जाता है। दूसरा नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों की रचना शुद्ध गणितीय आधार पे की जाती है। फिर से वही, ये तो हो गया प्रकाश के आधार पे हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो हम बात कर रहे हैं गणितीय विधि में जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जो हम पढ़ते थे उसके आधार पर अध्ययन है, लेकिन आपकी में नहीं है। हमारे लिए जो थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है वो संदर्श पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें किस विधि से हल करना है। दूसरा है हमारा रचना विधि के आधार। अब प्रकाश कहाँ से पड़ रहा है उस बात पे तो हो गई चर्चा, अब रचना कैसे होगी। तो उसमें रचना विधि के अंतर्गत प्रक्षेपों का दूसरा वर्गीकरण होता है। उस तल के आधार पे किया जा सकता है जिस पर प्रक्षेप बनाना होता है। अब प्रक्षेप हमें कहाँ बनाना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके आधार पे सबसे पहला है जेनिथल प्रोजेक्शन, शिरोबिंदु प्रक्षेप। इन प्रक्षेपों में स्पर्श रेखा तल पर खींची जाती है। तल कहाँ से स्पर्श कर रहा है, तल कोई भी हो सकता है, मध्य में हो सकता है, ऊपरी हो सकता है। शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेपों का निर्माण शंकु के धरातल पर खींची गई स्पर्श रेखा के। अब शंक्वाकार प्रक्षेप का मतलब आप समझिए, ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब। शंकु जोकर की टोपी, ये इस तरीके से जोकर की टोपी अगर हम पहना दे तो जहाँ ये ग्लोब इसको स्पर्श करेगा, जहाँ और इसको काट के मैं किसी, ये मान लीजिए ये जोकर की टोपी बन गई, इस तरीके से बनेगा ग्लोब पे। अगर आकृति बन के आएगी इस तरीके, अब मैं कैंची से यहाँ बीच में से काट दूँ, इतना बीच में से इस जगह से मैं काट दूँ तो खुलेगा। और जब खुलेगा तो खुलने के बाद जो आकृति बन के आएगी उसकी, वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये शंक्वाकार प्रक्षेप बनेगा, शंकु के आकार का। बेलनाकार, तो मान लीजिए एक ग्लोब है और इस पे बेलन की स्थिति, मान लीजिए एक बेलन, जैसे देखा है ना बेलन, ये तो ग्लोब है। अब बेलन उसको बीच में से काट के स्पर्श, जहाँ ये स्पर्श करेगा इन दो बिंदुओं पे, या तो बेलन लेटा हुआ हो सकता है। अब बेलन लेटा होने के अलावा खड़ा भी तो हो सकता है। ग्लोब ऐसे और इस स्थिति में भी तो टच कर सकता है ये इसको। तो इस तरीके की, इसको भी अगर मैं बीच में से काट दूँ तो काटने के बाद जो आकृति बन के आएगी बेलनाकार प्रक्षेप की, वो इस तरीके से डायग्राम बन के आएगा बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में। तीसरा ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हो गया, कॉनिकल हो गया, जेनिथल हो गया, और एक होता है परंपरागत प्रक्षेप, कॉन्वेक्शनल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों की रचना गणितीय आधार पर। तो देखिए, ये तो हमें करना ही नहीं है थर्ड ईयर में। हमें जो करने हैं वो जेनिथल करना है, शंक्वाकार करना है, बेनिथल। तो जेनिथल, कॉनिकल और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हमें तीन प्रॉपरली हमारे सिलेबस में जो है ये विशेष रूप से करने हैं। जेनिथल में एक्चुअली हम ध्रुव की बात करें, जब ये बात कर रहे हैं तल, रेखा तल, तो तल हम मान के चलते हैं। मान लीजिए ग्लोब है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो एक तो यहाँ से प्रकाश की गणना करें और एक हम यहाँ से प्रकाश की गणना करें। तो यहाँ पे टच करके मान लीजिए यहाँ टॉर्च जल रही है तो रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगा ना,
इस तरीके से। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो भी सर्किल के अंदर अंदर इस टाइप से कोई भी डायग्राम बन के आएगा। तो ये हमारे हो गए रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण। 2 हो गए प्रकाश के। तीसरा है हमारा उद्देश्य के आधार पे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के आधार पे हम बात करें तो एक होता है शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, शुद्ध इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इक्वल एरिया जिसमें जो क्षेत्रफल है वो समान है, एक ही अक्षांश पे हैं, एक ही देशांतर पे हैं, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। इन प्रक्षेपों में क्षेत्रफल सदैव शुद्ध रहता है। क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई से गुणनफल करके प्राप्त किया जाता है। तो लंबाई गुणा क्या करेंगे हम इसके लिए सेक्शन में, लंबाई गुणा चौड़ाई का मापक हम सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। अतः अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें क्या होता है कि मानचित्र पर बनाए गए भाग क्षेत्रफल ग्लोब के अनुरूप, जैसा ग्लोब पे है वैसा ही मानचित्र में हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं। दूसरा है शुद्ध आकृति प्रक्षेप। वास्तव में कोई भी प्रक्षेप एक बड़े क्षेत्र में शुद्ध आकार वाला नहीं हो सकता। अगर हम चाहे पूरे वर्ल्ड का हम शुद्ध क्षेत्र बना सके, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इतने बड़ा क्षेत्र है, छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, उनको हम एक ही कागज़ पे शुद्ध नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अगर छोटे छोटे पार्ट्स का हम बनाएं तो हम उसमें कहीं ना कहीं इस गुण को पा सकते हैं। शुद्ध आकृति प्रक्षेप केवल एक आदर्श संकल्पना है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि गोलाकार पृथ्वी को समतल कागज पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। पृथ्वी ग्लोब जैसे गोल है, उसको काट के सीधा करेंगे तो प्रॉपर कटिंग करनी पड़ेगी कई जगह से। आप ग्लोब के कागज़ को कभी कटिंग करना तो खुलने के बाद टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उसको सीधा करने के लिए क्या 4-5 जगह आपको कट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब पे से अगर मैं यहाँ से कैंची लगाऊँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको काटूँ, काटने के बाद ये जब कागज़ खुलेगा तो खुलने के बाद शेप कैसी आएगी, इस तरीके से आएगी। कभी भी आप देखना प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगी, इस तरीके से शेप बन के आएगी, ये शेप आएगी कागज़ को जब पूरा। तो इसका मतलब यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, इसका मतलब बिल्कुल इस तरीके की शेप प्रॉपर। अगर आप चाहें कि ये हम ग्लोब काट लें, ग्लोब काटने के बाद ऐसा समतल कागज़ मिलेगा, वो कभी संभव नहीं है। और जब ऐसा संभव ही नहीं है समतल कागज़ बने, तो हम किसी भी क्षेत्र की शुद्ध आकृति की गणना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गोलाकार पृथ्वी को समतल कागज पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसी कारण शुद्ध आकृति एक छोटे क्षेत्र के लिए ही संभव। मैंने कहा ना, छोटे देशों के लिए, छोटे क्षेत्रों के लिए हम इसकी गणना कर सकते हैं। शुद्ध आकृति प्रक्षेप की रचना के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की लंबाई का अनुपात भी हमें पता होना चाहिए। उसी आधार पर हम उस क्षेत्र की आकृति को शुद्ध रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो शुद्ध आकृति जो मानचित्र है उसको अगर मैं थोड़ा और बड़ा करके आपको यहाँ समझा देती हूँ, तो इसमें हम क्या क्या बता, जलधाराओं की दिशा हम बता सकते हैं, वायु मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, पवन दिशा है, इनको दर्शाने के लिए हम शुद्ध आकृति प्रक्षेप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर शुद्ध आकृति प्रक्षेप की आपसे बात हो तो जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, उनके लिए, हवा की दिशा बताने के लिए, पानी की दिशा बताने के लिए हम शुद्ध आकृति प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। इसमें है शुद्ध दिशा प्रक्षेप तीसरा, शुद्ध क्षेत्र हो गया, शुद्ध समक्षेत्र हो गया, शुद्ध दिशा तीसरा, 3 पॉइंट हो गए। शुद्ध दिशा प्रक्षेप की बात करें, ट्रू बियरिंग प्रोजेक्शन। शुद्ध दिशा प्रक्षेप में दिशाओं का क्रम ग्लोब की भांति होता है, जैसा ग्लोब होगा। मानचित्र में यह आवश्यक होना चाहिए कि मानचित्र के सभी बिंदुओं पर दिशा का सामंजस्य हो, परंतु सरल रेखाओं के माध्यम से सभी दिशाओं को शुद्ध प्रदर्शित करना असंभव सा है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप से अभिप्राय यह है कि प्रक्षेप में केंद्र बिंदु से सभी दिशाएं शुद्ध हो। कहाँ से, इसमें पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, केंद्र बिंदु से, केंद्र से प्रकाश जा रहा है। ये प्रक्षेप नौका चालन, जलयान चालन के लिए, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मर्केटर। मर्केटर महोदय ने बताया था, मर्केटर प्रोजेक्शन वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो हम जो प्रक्षेप की अगर रचना की हम बात कर रहे हैं कि प्रक्षेपों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो हम किस किस आधार पे किया? प्रकाश के आधार पे, उसकी स्थिति के आधार पे और उसमें गुणों के आधार पे हम इस प्रकार से प्रक्षेपों का वर्गीकरण कर सकते हैं।